हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आइए देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए इंटीग्रेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 12th बोर्ड के लिए। इंटीग्रेशन जो है दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट, और एक इंटीग्रेशन होता है डिफिनिट। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, या इसको आप प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। कहीं पे भी आपको सवाल में इंटीग्रेशन बोले या एंटी डेरिवेटिव बोले या प्रिमिटिव बोले, सबका मतलब सेम होता है। ठीक है, अच्छा एंटी डेरिवेटिव का मतलब समझ रहे क्या होगा? इंटीग्रेशन का ठीक रेसिप्रोकल, इंटीग्रेशन का ठीक उल्टा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ठीक, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इसीलिए इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। या आपको सवाल में बोलेगा फाइंड द प्रिमिटिव, या इसको इंटीग्रेशन बोले, सबका मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक, दो प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, एक इंडेफिनिट होता है और एक क्या होता है? डिफिनिट होता है। बेसिकली इंटीग्रेशन को जो होता है यूज किया गया एरिया वगैरह फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि अभी जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे इसका एक सिंबल होता है इंटीग्रेशन में। सिंबल का, इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अगर ऐसा कहीं पे भी दिया रहेगा f of x dx इस टाइप से, और इस टाइप का सिंबल दिया रहेगा, जहां पे लिमिट नहीं दिया रहेगा, समझिएगा उसको क्या है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर इसी में लिमिट यूज कर ले कि f of x dx, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन f of x dx, और यहाँ पे लिमिट लगा दे a से लेकर के कहां तक? b तक, तब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। राइट, ये जो a होता है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट, और b को बोला जाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसका चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे देखिए अभी क्या बोले हैं? एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे किसी भी फंक्शन को आप मान लीजिए कि डेरिवेटिव किए और कोई आउटपुट निकाला, उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वही फंक्शन आएगा जिसका डेरिवेटिव आप किए रहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन ले लेते हैं कि d, और यहां पे फंक्शन है f of x प्लस c, इसका आपने डेरिवेटिव किया, मान लीजिए ये मान लिया गया है, और इसको सॉल्व किया, ये मान लेते हैं कैपिटल fx, कैपिटल f of x प्लस c dx, ये फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव किया, और मान लीजिए कि आपको सॉल्व करने के बाद f of x आ गया। ठीक है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो ये आया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो क्या आया? fx आया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी को रेसिप्रोकल में देखो, ये अगर इंटीग्रेशन में आ जाएगा f of x dx, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? f of x प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। यहाँ पे जो c होता है आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, c को अपन क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। अब एक बात समझिए, कहीं पे भी अगर आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा तो वहां पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना अनिवार्य है। जैसे सारा सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद क्या करिएगा? एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाया जाता है। अब कहिए ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है? तो अभी जस्ट मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यह फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ कर्व को। मैं आपको बताता हूं, बस एक बात समझिए कि देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। जैसे देखो tan का डिफरेंशिएशन करते हो तो sec स्क्वायर आता है, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या जाएगा? tan x आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको छोटा सा बात है, इसको लिखिए, फिर इसके बाद हम आप लोग बताते हैं कि क्यों यूज किया जाता है ये आर्बिट्री कांस्टेंट। आइए देखते हैं क्यों आर्बिट्री कांस्टेंट का यूज किया जाता है। वास्तव में हुआ कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए
उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाया जाता है। आइए दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, तो कितना आया, 2x आया। ठीक, ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 0 कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 0 कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर भी कितना आ जाएगा, 2x माइनस 0 मतलब कितना आ जाएगा, 2x। अभी जस्ट देखे हैं, क्या देखे हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का ठीक रेसिप्रोकल होता है। मतलब मान लो जैसे आप पढ़े हैं ना कि कोई भी फंक्शन मान लीजिए जैसे 10x बोले हैं, 10x का डिफरेंशिएशन कितना है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, 10x। ठीक, जो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया उस फंक्शन का इंटीग्रेशन वही आएगा जिसका डेरिवेटिव आएगा। बस समझ में आ गया। ठीक, तो देखिए ना, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आया, तो 2x का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन ये आया तो इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन ये आया तो इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। तो देख रहे हैं एक बार, फंक्शन तो सब में एक्स स्क्वायर ही है, कांस्टेंट चेंज करने से क्या उसके आउटपुट पे फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है, सभी में क्या रहा है, 2x ही आ जा रहा है। इसका मतलब 2x का इंटीग्रेशन ये आर्बिट्री कांस्टेंट 1 2 3 4 5 -1 50 कुछ भी ले सकते हैं, वहां पे वेरिएबल, वहां पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 50, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 0 कितना आया, 2x, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये भी आएगा। मतलब अगर एक्स स्क्वायर का अगर कर्व बनाए, आप लोग को याद होगा एक्स स्क्वायर का कर्व पैराबोलिक कर्व होता है, ये ऐसा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तो एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाइए, ये कुछ ऐसा होगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर जाइए, ऐसे हो जाएगा, ये -1 है, ये कितना है, -2 है तो एक यूनिट और नीचे शिफ्ट कर जाइए, ये -2 है। मतलब देख रहे हैं, अगर ये 50 है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। कहीं पे मान लीजिए कि आपको ऐसा है dx स्क्वायर -3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2x माइनस 0 मतलब कितना आ गया, 2x। ये कर्व कुछ इस तरह से हो गया, -3। तो देख रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट चेंज करने से डिफरेंशिएशन में फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब इस 2x का इंटीग्रेशन ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, बहुत सारा ऐसे पॉसिबल है। तो चेंज कौन हो रहा है, यही सब चेंज हो रहा है, 1 3 2 ये सब। इसीलिए क्या किया जाता है कि अगर मान लीजिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कभी भी आपको अगर दे दे, ऐसा दे दे कि f of x dx ऐसे ही इंटीग्रेशन करना है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो मान लीजिए कि इसको मान लिया कि कैपिटल f of x आ गया, एक वो अपने से एक इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना है, समझिए ना। खाना पे चावल दाल सब्जी पे वो अचार लगाना अनिवार्य है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना अनिवार्य है। किस इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो एक नया चीज सीखे कि क्यों ऐसे ही नहीं कि रटना मान लेना है कि होता है, किया जाता है, नहीं, कैसे होता है लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स the family of curve, so we use an arbitrary constant। ठीक है, indefinite integration represents the family of curve, so we यूज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। इसीलिए हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग फार्मूला देखते हैं इसका। ये एक्चुअली कुछ टाइम बचाते हैं, और ये फार्मूला जो आपका इंटीग्रेशन में यूज होता है
मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। मैं आपको बताता हूँ, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। कई बार जो फार्मूला बोलेगा उसको मैं ड्राइव करके प्रूफ कर दूंगा। x के पावर n का इंटीग्रेशन ऐसे याद रखिएगा, पढ़िएगा कैसे इसको, x का पावर n dx। देखो dx क्या होता है पता है, किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया हुआ है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी किसने किसी के रिस्पेक्ट में होगा। ये सब अभी हमने जितना भी लिखा है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होगा x का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c सब में लगा है, c किसी किसी बुक में k भी लगाया जाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, e का पावर x ये नेपेरियन कांस्टेंट होता है, e का पावर x dx e का पावर x प्लस c होता है। a का पावर x dx का a का पावर x अपॉन log a जानते हैं a यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1। जैसे 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, 5 का पावर, इस टाइप का रहेगा तो वहां पे आप ये यूज करिएगा, ठीक है। 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन ये होता है log mod x प्लस c। sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x प्लस c। cos x dx का होता है sin x प्लस c। tan x dx का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस c, या इसको माइनस log mod cos x प्लस c भी लिखा जाता है, ठीक। जहां जो फार्मूला यूज होगा वो उसके हिसाब से हम लोग उसका यूज करेंगे। cot x dx का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस c होता है। sec x dx का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस tan x, या इसका दूसरा भी फार्मूला होता है log mod tan pi/4 प्लस x/2। cosec x का होता है log mod cosec x माइनस cot x, या log tan x/2 mod। sec स्क्वायर x dx का tan x होता है, देखो ना tan का इंटीग्रेशन, tan का डिफरेंशिएशन क्या, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, tan x। cosec स्क्वायर dx, देखो cosec स्क्वायर x dx रहेगा तो उसका क्या होता है, माइनस cot x प्लस c होता है। sec x इंटू tan x रहेगा तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, sec x लिखेंगे, और cosec x इंटू cot x रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस cosec x लिखेंगे। तो अभी इतना फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं आगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके रूल सब क्या है, किस तरह से इसको आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। आगे देखते हैं कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से कुछ पहले एक आध बात बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन में रहेगा कि मान लीजिए कि फंक्शन रहेगा f1x प्लस f2x, या और भी फंक्शन रहे dx रहेगा, तो क्या करना है इंटीग्रेशन में, अलग अलग, क्या बोल रहा हूं मैं, अलग अलग इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं, फंक्शन को अलग कर सकते हैं, ऐसे इसको तोड़ सकते हैं। f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2x dx, बस समझ। मान लीजिए इससे ज्यादा फंक्शन है, जितना फंक्शन है उसको अलग अलग, अभी देखिए स्टार्टिंग है इसलिए अलग अलग करेंगे, फिर साथ में हम इसको करेंगे, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन बहुत सारा है, f1x प्लस f2x, प्लस ही नहीं है माइनस भी हो सकता है, हाँ, प्लस f3x प्लस सो ऑन, अब मान लीजिए कि fnx और ये कितना है dx है। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो इसको इंटीग्रेशन, कैसे कर सकते हो, f1x dx प्लस f2x dx प्लस f3x dx एंड सो ऑन प्लस इंटीग्रेशन fnx dx। बात समझ में आए, ठीक। अब देखिए एक और रूल होता है, जिससे मान लीजिए कोई कौन रहेगा k f of x dx रहेगा, k f of x dx। तो अगर k f of x dx रहेगा तो जो जैसे मान लीजिए कि रहेगा 3x का पावर 5 रहेगा, 3x का पावर 5, तो ये जो है इसको आप बाहर कर सकते हो, क्या कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं। मतलब हमेशा इंटीग्रेशन में क्या करिएगा, जो कोफिशिएंट रहेगा फंक्शन में उसको आप बाहर कर लीजिएगा, मतलब k को बाहर कर लेंगे और f of x कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक। एक और बात बता ही देते हैं आपको, अगर इंटीग्रेशन में, ध्यान समझिएगा इस सबको, इंटीग्रेशन में मान लीजिए कि f और e फंक्शन है और यहाँ पे कोई इसका कोफिशिएंट रहेगा, ये a क्या है, उसका कोफिशिएंट रह जाएगा। अगर ऐसा dx रहेगा तो जो इंटीग्रेशन होगा उसको तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आ जाता है। जैसे मानो ना हम कहेंगे कि sin 3x dx,
डिफरेंशिएशन में इनटू में जाता था, इंटीग्रेशन में अपॉन आता है। क्यों आएगा जब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो वहां पे बता देंगे। यहां समझिए साइन का तो हो जाएगा cos 3x, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है ये अपॉन में आ जाएगा विद नेगेटिव। बात समझ में आ गई? ठीक, तो f ऑफ x dx जो भी होगा, तो मान लीजिए कि इसका कोफिशिएंट हमेशा a आ जाएगा, और जो सॉल्व करिएगा कुछ ना कुछ आएगा ही, अब प्लस क्या लेना है, c, एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेना है। बात समझ में आ गया? तीन ही बात बोले। अगर बहुत सारा फंक्शन रहेगा तो उसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात बोला कि अगर फंक्शन में कोई कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन वास्तव में फंक्शन का होता है। ठीक, अगर फंक्शन दिया हुआ है उसमें अगर फंक्शन के अंदर अगर कोई जैसे sin 2x है, cos 3x है, तो x वो जो 3 है 2 है वो अपॉन में आ जाएगा हमेशा इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में इनटू में आ जाता था और इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, कैसे करते हैं, यहां से अब मेन कहानी चालू है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए बेसिकली इंटीग्रेशन को चार मेथड से सॉल्व किया जाता है। पहला जो होता है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोला जाता है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, दूसरा जो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा जो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, एंड चौथा जो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए वो मेन चार तरह से इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। पहला होता है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन या सिंप्लीफिकेशन, नाम से ही है। देखिए सभी इंटीग्रेशन के सारे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला लिखा है ना उस फार्मूला तक लेके जाएंगे और उसका फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, तो पहला में होता है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन या सिंप्लीफिकेशन उसको बोला जाता है। दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है। तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, एंड चौथा होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होता है। आइए बारी बारी से करके देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन बाय कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या सिंप्लीफिकेशन। अब सुनिए मेरी बात को, जैसे मान लीजिए कोई सवाल आपको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया ऐसे, इंटीग्रेशन को जनरली आई से डिनोट किया था, कैपिटल आई से। आपको इंटीग्रेशन दे दिया ऐसे, कैसे कि tan स्क्वायर x dx दे दिया। अब सुनिए tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन अपन को कोई फार्मूला में है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। तो क्या हम tan को sec में नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं? एक फार्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, क्या पढ़े थे जरा बताइए, याद करिए कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। थोड़ा बहुत फार्मूला इस चैप्टर को बनाने के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो tan स्क्वायर हम लिखेंगे तो देखो ना, sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, यानी क्या कर रहा है हमने, tan स्क्वायर को हम इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं? तो करिए, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। इसको हमने अगर ट्रांसफॉर्म किया तो क्या हो गया, देखिए sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, अलग अलग कर लो, दो अलग फंक्शन, पहला रूल ये नहीं बताए थे, जैसे हो गया कितना हो गया, sec स्क्वायर x dx माइनस कितना हो जाएगा dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखिए फार्मूला में क्या है, tan x है, और dx का इंटीग्रेशन क्या है, x है, नेगेटिव साइन है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना अनिवार्य है। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा मेथड, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए ना tan स्क्वायर इंटीग्रेशन में था, फार्मूला था ही नहीं वहां पे लिस्ट में, हमने क्या करा, उस फार्मूला को अपन ने कन्वर्ट कर लिया किस में, sec स्क्वायर में, क्योंकि sec स्क्वायर का हमें फार्मूला पता है इंटीग्रेशन की लिस्ट में। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx अलग अलग कर लिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x,
और डी एक्स का एक्स हो गया प्लस सी हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने उसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी में पूछा जाता cot स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो भाई cot स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो क्या cosec स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला जानते हैं कि cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है बताइए बताइए? माइनस cot x होता है। ठीक, तो देखिए इसको आप सॉल्व करिए। क्या हम इसे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख सकते हैं? क्योंकि देखो आपने पढ़ा था फॉर्मूला कि cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कितना? cot स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स dx, dx हर इंटीग्रेशन में dx लगाना है, इसका मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में सो दे रखा है, माइनस कितना? dx। अब देखिए cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x होता है, dx का x होता है माइनस x प्लस कितना हो गया? c। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा मेथड? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन या सिंप्लीफिकेशन। कुछ बेसिक क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप पहला एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। ये अभी मैं बोर्ड लेवल का पढ़ा रहा हूँ, जेई का भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग बोर्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग जेई लेवल का करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन सब पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, नया चीज है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे और कुछ आपको होमवर्क भी दे देंगे आज एक एक्सरसाइज बनाने के लिए। ठीक, कुछ बेसिक जैसे मान लीजिए कि रहेगा आपको ऐसा इंटीग्रेशन रहेगा, फटाफट हमारे साथ करके दिखाइए। तो x का पावर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे कीजिएगा जरा फटाफट बताइए, अलग अलग कर लीजिए, ज्यादा दिक्कत है। x का पावर 9 dx, एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 को क्या बोले हैं? ऐसे नहीं तो ऐसे लिखिए 3x dx प्लस 4 dx। कर लिए? ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला नंबर फॉर्मूला, x के पावर n वाला। क्या फॉर्मूला पढ़े थे जल्दी बोलो? x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस x का पावर n वाला n प्लस 1 n प्लस 1। इसमें 3 तो बाहर कर लेंगे, तब x का पावर कितना बचा? 1, x का पावर 1, x का पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बाहर कर लेंगे, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? प्लस c, यानी कितना हो जाएगा? x का पावर 10 अपॉन 10, x का पावर 3 अपॉन 3, 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस कितना हो गया? c हो गया। कोई दिक्कत? और कुछ सवाल देखते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल रहेगा। मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस e का पावर x प्लस 2x माइनस क्या ले लेते हैं? माइनस x का पावर 7 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। क्या करोगे जरा बताओ? अलग अलग इंटीग्रेशन। 5 को बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर dx प्लस e का पावर x dx प्लस 2x dx माइनस x का पावर 7 dx। कोई दिक्कत? तो देखिए कितना हो गया? 5x का पावर क्या होता है? x के पावर n वाला फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस e का पावर x, e का पावर x ही होता है, प्लस 2, यहाँ पे x का पावर 1 है तो x का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस x का पावर 7 प्लस 1 सॉरी 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस c लगाना। जब इंटीग्रेशन खत्म कर लीजिएगा ना एक c जरूर लगा लीजिएगा, तो हो जाएगा 5 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस e का पावर x प्लस 2x स्क्वायर, इस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस x स्क्वायर माइनस x का पावर 8 अपॉन 8 प्लस कितना? c हो जाएगा। तो कोई भी इंटीग्रेशन रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो, बेसिक सब है, ये सब है। तो एक काम करिए, आप लोग पहला एक्सरसाइज कोई भी जो बोर्ड का बुक होगा आपके पास बनाइए, जो अगर डाउट्स होगा तो मेरे को मैसेज करिए। ठीक है, थैंक यू।